हेलो बच्चों, जो आज का हमारा वीडियो रहेगा इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में देखो हम लोग 2D 3D फिगर दोनों होता है। तो अगर ये वीडियो बहुत लेंदी नहीं हुआ तो मैं 3D वाला भी इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, और अगर वीडियो का लेंथ ज्यादा हो गया तो मैं 3D का सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन देखो ये फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखो होता क्या है कि चाहे आप क्लास 9 में हो, 10 में हो, 11 12 या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेंसुरेशन क्या है, एक बेसिक चीज है जो कि आपको हर जगह रिक्वायरमेंट होता है। जैसे क्लास 10 में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, अगर आपको ट्रायंगल पता नहीं रहेगा तो आप उस ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्लस जैसे अगर आप 11 12 साइंस लेते हो तो फिजिक्स वगैरह है, फिजिक्स में तो ऑलमोस्ट सारा ही जगह आपको ये मेंसुरेशन का फॉर्मूला लगेगा। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम हमको रिक्वायरमेंट, वॉल्यूम कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट होता है, तो वहां पे भी ये फॉर्मूलाज लगता है। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूलाज जो है अच्छे से इसको देखना है, और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इस वीडियो को जो भी मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा उसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, और उसको आपको रिवाइज करते रहना है। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आप एक बार पहले इस फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लेना। उसके बाद क्या होगा कि आप जाओगे तो देखो कि बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसा आपको मिलेगा कि जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मेंसुरेशन का जो फॉर्मूलाज है, इसको हम लोग मेंसुरेशन को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। मेंसुरेशन को हम लोग एक्चुअली 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है 2D फिगर। 2D फिगर इसमें क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूं। इसमें 2D फिगर में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एरिया के बारे में बात करते हैं। एरिया और पेरीमीटर जो होता है उसका कैलकुलेशन हम लोग 2D फिगर में करते हैं। और एक होगा 3D फिगर। तो 3D फिगर जो होगा इसमें हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सारा हम लोग 3D फिगर में कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 2D फिगर में कौन कौन सा आएगा, तो 2D फिगर में आता है जैसे सबसे पहला ट्रायंगल। सारे ट्रायंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, रोम्बस, ट्रेपेजियम, जितना भी क्वाड्रिलेटरल होता है सारा डिस्कस करेंगे। और हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल, सेमी सर्कल, ये सारा जो होगा ये हमारा 2D फिगर में आएगा। 3D फिगर जो होता है इसमें कौन कौन से फिगर आएंगे, तो इसमें आएंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आएगा। उसके बाद क्यूब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। स्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इतने सारे का हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साथ में उसका इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूला उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा मैं सारा आपको डिस्कस करूंगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल आपको पता है कि ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होता है, और उसका क्या होता है 3 एंगल्स होता है। जैसे मान लो ये क्या हो गया, इसका 3 साइड्स हो गया, और इसमें क्या हो गया, ये 3 क्या हो गया, इसके एंगल्स हो गए, ये होता है उसके वर्टिसेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जनरल जो फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें किसी भी ट्रायंगल का, अगर आपको एरिया बोलेगा, एरिया, तो एरिया का पहले मैं जनरल फॉर्मूला का बात कर ले रहा हूं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के ट्रायंगल को लेंगे और उसका एरिया पेरीमीटर डिस्कस करेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। मतलब अगर आपको उस ट्रायंगल का बेस पता है, उसका परपेंडिकुलर मतलब हाइट पता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, अगर मैं पेरीमीटर का बात करूं, पेरीमीटर, तो देखो किसी का भी जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, उसके बाउंड्री के लेंथ। कभी भी अगर हम लोग पेरीमीटर का बात करेंगे तो आप लोग याद रखना कि हम लोग क्या करेंगे, उसके बाउंड्री के लेंथ को मेजर कर देते हैं। तो सिंपली क्या होगा, इसके बाउंड्री की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इसका 3 साइड्स मिलेगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, इसको करने से आपको क्या मिल जाएगा, उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखना, ये जनरल का बात करें हम लोग, कि अगर हम लोग बात करें सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होता है ये कितने डिग्री के बराबर होता है, ये होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड करके कुछ रेशियो रिलेटेड या फिर परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो ये बेसिक ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अभी हम लोग ट्रायंगल को एक एक करके, जितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं उसका मैं सारा फॉर्मूलाज आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला आता है स्केलिन ट्रायंगल।
देखो स्केलिन ट्रायंगल किसको बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे मान लो इसका ये वाला साइड ए है, अगर मैंने मान लिया ये वाला साइड क्या है बी, और ये साइड मान लेते हैं क्या है सी, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो होता है पेरीमीटर का। तो इसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जनरल तरीका क्या था कि इसका सम ऑफ ऑल साइड करोगे तो a प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा सी। तो ये हो गया इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला। अभी हम लोग को नेक्स्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, देखो सेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या था पेरीमीटर, इसको आपको क्या करना है डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है। अभी हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करने वाले हैं एरिया। एरिया के लिए आपको एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए। वो क्या होता है, वो होता है ये सेमी पेरीमीटर मतलब एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिलेटेड टू स्केलिन ट्रायंगल। मतलब अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का 3 साइड दे देगा तो आपको उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, ये तीनों फॉर्मूला आपको यूज करना है। एक एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूं। देखो जहां पे मुझे जरूरत लगेगा कि आपको एग्जांपल बताना चाहिए वहां पे मैं एग्जांपल बताऊंगा, और नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने आपको किसी एक ट्रायंगल दिया जिसका 3 साइड से 5, 12 सेंटीमीटर और मान लो 13 सेंटीमीटर, और इसका मुझे पेरीमीटर एरिया वगैरह कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, 5, 12 प्लस क्या हो गया 30। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इसका सेमी पेरीमीटर, जो कि क्या होगा 30 का हाफ। तो 30 बाई क्या हो गया 2, 30 बाई 2 क्या हो गया 15। अभी हम लोग बात करेंगे इसका एरिया। तो एरिया क्या हो गया अंडर रूट ऑफ एस मतलब 15 इंटू क्या हो गया 15 माइनस पहला वाला साइड 5, 15 माइनस सेकेंड साइड क्या हो गया 12, और 15 माइनस थर्ड साइड क्या हो जाएगा 30। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 15 इंटू, देखो 15 माइनस 5 क्या होगा 10, 15 माइनस 12 क्या होगा ये 3 होगा, और 15 माइनस 13 इज 2। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये 150 इंटू 3 450 इंटू 2, ये हो जाएगा 900। तो 900 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 30 स्क्वायर, अगर ये सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग ये हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। हालांकि अभी आगे आप पढ़ोगे राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे आप देखोगे ये जो होता है 5, 12, 13, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, और उसके इसमें एरिया निकालना क्या है बहुत ही आसान होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे चीजें आपके लिए और भी आसान होते जाएंगी। तो ये हो गया सबसे पहला स्केलिन ट्रायंगल का। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड क्या होता है इक्वल होता है। मतलब ये वाला साइड भी क्या होता है ए, ये साइड भी क्या हो गया ए, और ये साइड भी मैंने मान लिया क्या है ए। और देखो आप लोग एक चीज याद रखोगे कि अगर किसी ट्रायंगल का जो भी साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट का एंगल भी क्या होता है आपस में इक्वल। तो अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब इसका जो ये एंगल्स है ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 को अगर मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो अभी इसका फॉर्मूलाज देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो गया, इसका पहला फॉर्मूला होगा पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा ये 3a। सेकेंड इसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट कैलकुलेट करने का। तो इसका हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है √3/2 इंटू क्या होता है a। और थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इसका एरिया कैलकुलेट करने का। तो इसका एरिया क्या होता है √3/4 इंटू क्या होता है ए स्क्वायर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये आपको याद होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड। अभी देखो इक्विलैटरल से ही रिलेटेड एक और फिगर होता है, उसको आपको समझना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्या होता है ये इक्विलैटरल नहीं देके आपको बोल देगा रेगुलर हेक्सागन के बारे में बताओ। तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले देखो आपको एक चीज समझना है, रेगुलर वर्ड, ये रेगुलर का मतलब क्या होता है। तो देखो रेगुलर में क्या होता है, जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, अगर किसी का सारा साइड इक्वल होता है, इक्वी का मतलब होता है, इक्वी का मतलब हो गया सेम, और लेटरल का मतलब हो गया साइड, मतलब अगर किसी का साइड अगर सेम हो, सेम साइड, तो वैसे फिगर को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल। और एक टर्म होता है इक्वी एंगुलर।
तो इक्वी एंगुलर का मतलब क्या हो गया, देखो इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, सेम साइड, या फिर इसको ज्यादा बेटर होगा अगर मैं इसको बोलूं इक्वल साइड। अगर किसी का साइड क्या है, इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल बोलेंगे। इक्वी एंगुलर में क्या हो गया, इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, और एंगुलर का मतलब हो गया एंगल। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि इक्विलेटरल वर्ड कहां पे यूज करेंगे, जहां पे साइड इक्वल का बात करेंगे। इक्वी एंगुलर कहां पे यूज करेंगे, जहां पे हम लोग एंगल इक्वल का बात करेंगे। और अगर कोई ऐसा फिगर है जिसमें ये दोनों ही बराबर है, मतलब क्या है कि उसका साइड प्लस एंगल, अगर ये दोनों ही इक्वल है, बोथ इक्वल, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर। इसलिए आप लोग बहुत बार देखे होंगे, सुने होंगे रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन। तो यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या हो गया, उसका सारा साइड एज वेल एज उसका सारा एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये इक्विलेटरल से ही रिलेटेड होता है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। तो देखो यहाँ पे रेगुलर का मतलब आप लोग समझ चुके हो, इसका मतलब उसका सारा साइड और एंगल इक्वल होगा। और हेक्सागन का मतलब क्या होता है, जिसका 6 साइड होता है। इसे मान लो इस तरीके से हम लोग रेगुलर हेक्सागन बना सकते हैं। ये आप देख रहे हो क्या है, इसका 6 साइड है, और ये जो 6 साइड होगा ये सारा आपस में क्या होगा, इक्वल। जैसे मान लो ये अगर ए है, ये ए है, ये वाला ए दे दिया, ए, सारा क्या होगा, ए। तो अभी अगर मैं बात करूं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो अभी देखो आपको फॉर्मूलाज खुद से निकालना भी आना चाहिए। पेरीमीटर का मतलब मैंने शुरू में ही बोल दिया कि पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री का लेंथ। तो अगर मैं इसके बाउंड्री के अलोंग जाऊंगा तो कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 ए मिलेगा। तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 6 ए। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखो इसका एरिया का अलग से आपको फॉर्मूला याद करने का दरकार नहीं है। आप लोग सिंपली याद रखोगे कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है ये क्या होता है, ये बना होता है मेड ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का मिलकर बना होता है। आपको इस तरीके से याद रखना है। देखो वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग कैसे बना सकते हैं, इस तरीके। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 6 ट्रायंगल आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। और ये 6 जो होता है सारा का क्या होता है, ये इक्विलेटरल होते हैं। तो अभी देखो इसका एरिया निकालने के लिए क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी आपने देखा क्या होता है, √3/4 इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर। ये एक का होता है, ऐसा कितना है हमारे पास, ऐसा है 6। तो सिंपली क्या होगा, यहां से उसका एरिया का फॉर्मूला बन जाता है 6 इंटू क्या, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसको आपको अलग से नहीं याद रखना है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। इससे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। जैसे मान लो ऐसा अगर क्वेश्चन में दे दिया कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 12 सेंटीमीटर, आपको बोला फाइंड इट्स एरिया। तो अभी देखो आपको एक बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 6a के बराबर। तो 6a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। a का वैल्यू 2 आ गया। अभी हमको निकालना है इसका एरिया। तो जैसा मैंने आपको बोला है, एरिया क्या होता है, ये रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का मिलकर बना होता है। तो 6 इंटू √3/4 इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब a का वैल्यू कितना मिला है, 2 का स्क्वायर। तो देखो ये 4 से क्या होगा, ये 2 स्क्वायर कट जाएगा। इसका एरिया क्या हो गया, 6√3। और देखो रेगुलर हेक्सागन से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के आते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इसका क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो आई थिंक इक्विलेटरल आपको समझ में आ गया, रेगुलर हेक्सागन आपको समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल क्या होता है, एक एंगल होता है 90 डिग्री। ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मान लो इसका एक एंगल ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ये तो समझ गए आप लोग कि राइट एंगल ट्रायंगल बोलते किसको है, जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अभी देखो आप लोग इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इसका एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और एक क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो आप लोग याद रखना कि 90 डिग्री का जो अपोजिट वाला होता है ये क्या होता है, ये इसका हाइपोटेनियस होता है। ये हो गया इसका हाइपोटेनियस। अभी इसका बेस और परपेंडिकुलर कौन सा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। जैसे मान लो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एंगल को इधर ही रखते हैं। तो एंगल से जो लगा हुआ साइड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और एंगल का जो अपोजिट वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है।
बहुत लोगों को देखो ये सब अगर आप नहीं जानते रहोगे तो ट्रिग्नोमेट्री समझने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बहुत लोग मान ही लेते हैं कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ऐसा नहीं है। अगर ये एंगल को मैं इधर बना देता तो ये एंगल से लगा हुआ ये वाला ए बी क्या हो जाता, ये हो जाता बेस और ये हो जाता परपेंडिकुलर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले इसका पेरीमीटर का। तो इसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। सिंपली आप तीनों साइड इसका निकालोगे और उसको क्या करोगे? प्लस कर लोगे, सम ऑफ ऑल साइड। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया में देखो क्या है, हम लोग क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू क्या है? हाइट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जनरल फॉर्मूला जो था राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल का क्या था? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका देखो मुझे बेस भी पता होता है और ये परपेंडिकुलर भी पता होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट वाला। तो ये दो बेसिक फॉर्मूला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? आपको एक ट्रिपलेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ ट्रिपलेट बता रहा हूं जिसको आपको याद रखना है। जैसे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इसमें आपको बताया गया होगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तो सभी को पता होता है। अभी आपको इसके अलावा कुछ ट्रिपलेट याद रखना है जिससे आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे। ट्रिपलेट बोलने का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको चार वैल्यू मैं बताता हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला होता है 3, 4, 5। सेकंड होता है 5, 12, 13। थर्ड होता है 15, 8, 17 एंड फोर्थ होता है 24, 7, 25। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको याद होगा तो आप बहुत सारा चीज आसानी से कर पाओगे। जैसे देखो बहुत बार ऐसा आपको क्वेश्चन दे सकता है, जैसे मान लो मैंने आपको ये बोला कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एक साइड क्या है? 10 है, एक साइड 24 है, तो ये वाला साइड आप मुझे बताओ कितना होगा। अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मुझे तो तीनों साइड पता होना चाहिए। तो अभी इसको देखो करने का पहला तरीका ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बेस स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो उसमें क्या होगा? आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको ये ट्रिपलेट वगैरह याद है तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे देखो मुझे एक ट्रिपलेट पता है 5, 12 एंड 13। मैंने देखा कि मुझे एक ट्रिपलेट पता है 5, 12 और क्या है 13। तो देखो ये जो ट्रिपलेट होता है इसको अगर आप एग्जैक्ट सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर्स आएंगे वो भी क्या होते हैं? ट्रिपलेट ही बनाते हैं। मतलब वो भी क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के थ्री साइड्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो ये 5, 12, 13 है, अगर मैं एग्जैक्टली सबका डबल कर दूं तो इसका डबल क्या हो गया? 10, इसका डबल क्या हो गया? 24 और इसका डबल क्या हो गया? 26। तो ये भी क्या होगा? एक ट्रिपलेट ही बनाएगा। तो अभी हम लोग सिंपली देखेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड मुझे 10 दिख रहा है, एक साइड मुझे क्या दिख रहा है? 24। इसका मतलब 100% जो थर्ड वाला साइड होगा ये क्या होगा? 26 होगा। इस तरीके से इसको आप आराम से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। और एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाया, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दे दिया है कि ये 10 है और ये मान लो 6 है। आपको ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो उसका पहला तरीका जैसे मैंने बोला, आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। सेकंड, आप ट्रिपलेट सोचो। देखो यहाँ पे इसका हाइपोटेनियस 10 है। 10 का मतलब इसमें देखो ये जो सबसे लार्जेस्ट वाला होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेनियस का, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हाइपोटेनियस। तो अभी देखो सिंपली हम देख रहे हैं कि मुझे ये 3, 4, 5 वाला ट्रिपलेट याद है। अगर मैं इन सबको डबल कर दूं, 3, 4, 5 वाले को, हम क्या करें? 3, 4, 5 वाले को डबल कर रहे हैं, तो क्या आएगा? 6, 8 और क्या आएगा? 10। अभी देखो मुझे इसका एक साइड 6 दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा है। इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है इसका वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। इस तरीके से हम लोग ट्रिपलेट यूज करके क्वेश्चन जल्दी बना सकते हैं। इसका और भी एक बहुत ही अच्छा मैं आपको यूज बताता हूं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो था इसका एरिया निकालना क्या है? बहुत ही आसान है। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि आप एक ऐसे ट्रायंगल का तीनों साइड मैंने 5, 12, 13 दे दिया था और मैंने बोला था इसका एरिया कैलकुलेट करो। तो एरिया आपने क्या किया? हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया। देखो कितना लेंदी हो गया, लेकिन वही अगर आपको ये चीज पता चल जाता है कि ये जो 5, 12, 13 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का थ्री साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। देखो 5, 12, 13। तो अभी इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है। कैसे इसका एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ
बेस इंटू हाइट। अभी देखो इसमें जो सबसे लार्जेस्ट वाला साइड है 13, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा उसका हाइपोटेनियस। तो हमको इससे तो मतलब है नहीं एरिया निकालने के लिए, मुझे किससे मतलब है, बेस और परपेंडिकुलर से, हाइट से। तो इसमें देखो इन दोनों में किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सिंपली हाफ 5 इंटू क्या करते 12 करते, और यहां से देखो 12 से ये कट जाता है 6 टाइम्स, और इसका आंसर क्या आ जाता 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो ये कितना लेंथी कैलकुलेशन था, और यहाँ पे आपने कितना जल्दी सॉल्व किया। मेनली जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे होगे तो आप देखोगे ये सब राइट एंगल ट्रायंगल वाला ज्यादा डेटा यूज किया जाता है, इसलिए आपको वो ट्रिपलेट अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग समझते हैं आइसोस्सेलेस ट्रायंगल के बारे में। तो देखो आइसोस्सेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, आइसोस्सेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका दो साइड इक्वल होता है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया आपको ये एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें क्या है, इसका अगर कोई भी दो साइड आपस में इक्वल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, इसके लिए मैं एक तरीका बता दूंगा जिससे आप इसका पेरीमीटर और एरिया दोनों ही बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखो, जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला कि एक आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है, इसका ये जो इक्वल वाला साइड है मैंने आपको दे दिया कि ये दोनों 5 सेंटीमीटर का है, और इसका ये जो अनइक्वल साइड है ये कितना है 6 का है, ठीक है। अभी आपको इसका कैलकुलेट करना है पेरीमीटर और एरिया। तो इसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसका तीनों जो भी साइड दिया होगा आप क्या करोगे, उसका सम निकाल लोगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसका एरिया निकालने का। तो देखो एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको समझाया वो क्या था, तो जनरल फॉर्मूला था हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। और देखो ये जो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, इस ट्रायंगल में क्या है, इसका बेस मुझे पता है, इसका बेस कितना है 6। अभी अगर मैं कहीं से इसका हाइट पता कर लूं तो मैं इसका एरिया आराम से निकाल पाऊंगा। तो देखो इसका हाइट कैसे हम लोग पता करते हैं, तो हाइट का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मुझे इस हाइट का वैल्यू निकालना है। तो देखो आप लोग एक बात याद रखना है कि आइसोस्सेलेस ट्रायंगल में जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जैसे यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये क्या करता है, ये जो बेस वाला जो है इसको ये इक्वली डिवाइड कर देता है। ये होता है इक्विलेटरल और आइसोस्सेलेस में, सारे ट्रायंगल में ये यूज मत करना। तो अगर ये पूरा 6 था तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का आपको बेस भी पता है और ये हाइपोटेनियस पता है, बस आपको यहाँ से परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना होगा। तो देखो अगर ये 3 है, ये 5 है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया, क्या ट्रिपलेट था, 3 4 5। तो आप ट्रिपलेट के हेल्प से आप ये परपेंडिकुलर आराम से निकाल सकते हो। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ऑब्वियस सा बात है ये कितना होगा, ये 4 होगा। और अगर मान लो ट्रिपलेट नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस क्या, बेस स्क्वायर। तो यहां से आप क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर निकाल लेना, जो कि इस केस में कितना आ गया 4 आ गया। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, एंड 3 4 जा क्या हो गया 12, और यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर्स में दिया है तो ये सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर क्या होगा यूनिट होगा। इस तरीके से आइसोस्सेलेस के लिए अलग से फॉर्मूला याद करने से बेटर है आप ये सीख लो कि उसका एरिया पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो ज्यादा आसान है। तो ट्रायंगल में ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया। अभी हम लोग क्वाड्रिलेटरल का बात करने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब देखो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब कोई भी ऐसा फिगर जिसका क्या होता है 4 साइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें सबसे पहला इसका एक दो बेसिक चीज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको पता होना चाहिए सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री। क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली दो ट्रायंगल से मिलकर बना होगा। अगर मैं इसको डायगोनली इस तरीके से कट कर दूं तो आप क्या देख रहे हो, ये दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, और एक ट्रायंगल में आपने पढ़ा कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ऐसा दो है तो दो का कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसलिए सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल याद रखेंगे कितना होगा 360, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो। और इसका एरिया निकालने का, देखो इसका पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होगा, बेसिक फॉर्मूला, तो मैंने शुरू में ही बोला पेरीमीटर का मतलब सिंपली क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ये चीज आप हर क्वाड्रिलेटरल में यूज करोगे, सम ऑफ ऑल साइड। और अगर मैं एरिया कैलकुलेट करने का बात करूंगा तो जनरल फॉर्मूला जो होता है एरिया का वो क्या होता है, ये होता है बेस इंटू हाइट। ये आता है बेस इंटू हाइट। कैसे आता है, जैसे आपने पढ़ा था ट्रायंगल वाले का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है दो ट्रायंगल से मिलके बनेगा, तो क्या हो गया उससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बेस इंटू
हाइट आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है। अभी इसी में कुछ कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल का। तो देखो रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसका ये अपोजिट साइड्स जो होते हैं, ये अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, और इसका जो ईच एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, वो 90 डिग्री होता है। जैसे ये ईच एंगल का अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ईच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तभी तो सबको मिला के कितना हो जाएगा, 360। अभी देखो ये अपोजिट वाले इक्वल होते हैं, तो इसको अगर मैं लेंथ बोलता हूँ L, तो ये भी क्या हो जाएगा L, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये वाला क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं इसको B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये भी क्या होगा, B, मतलब ये एक हो गया लेंथ, एक क्या हो गया ब्रेथ। तो अभी देखो फॉर्मूला खुद से निकालना सीखो। जैसे सबसे पहला इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर। तो अगर हम लोग पेरीमीटर का बात करेंगे तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो देखो इसके अगर मैं बाउंड्री की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, लेंथ मिलेगा, फिर ब्रेथ मिलेगा, प्लस लेंथ मिलेगा, प्लस ब्रेथ मिलेगा। मतलब लेंथ आपको कितनी बार मिलेगा, लेंथ आपको मिलेगा 2 टाइम्स, और ब्रेथ भी कितने टाइम्स मिलेगा आपको, ब्रेथ भी मिलेगा 2 टाइम्स। मतलब इसका पेरीमीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपने पढ़ा है। और इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, यूनिट यूज करते हैं। सेकंड, इसका एरिया निकालने का बात करते हैं कि इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया जैसे मैंने बोला, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे आप, बेस इंटू क्या करते हैं हम लोग, हाइट करते हैं। तो इसका बेस क्या है, लेंथ, और हाइट क्या है, ब्रेथ। तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, एल इंटू बी। और देखो यहाँ पे 2 यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, स्क्वायर यूनिट आ जाता है। इन दोनों का एक और फॉर्मूला होता है, उसको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूं। इसका थर्ड फॉर्मूला जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो होता है इसका डायगोनल का। क्या हो गया, डायगोनल, जिसको मान लो मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं। डायगोनल क्या होता है, देखो ये अपोजिट वाले जो वर्टिसेस है इसको अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो ये होता है इसका डायगोनल। या तो आप इसको ले सकते हो, नहीं तो इधर से भी क्या होगा, आप एक कनेक्ट कर सकते हो, ये वाला, ये भी क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। और जो रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, इन दोनों का जो डायगोनल होता है ये आपस में बराबर होते हैं। आप लोग सिंपली याद रखना कि किसी भी फिगर में अगर ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है तो उसका डायगोनल क्या होगा, आपस में बराबर होता है। तो अभी डायगोनल जो हो गया, इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री अगर है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल में ये क्या है, उसका हाइपोटेनियस है, जिसको मैं डायगोनल बोल रहा था। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो कि डायगोनल क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहीं से आता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, डायगोनल को। और देखो डायगोनल के बारे में एक पॉइंट आप लोग और याद रखोगे कि जो डायगोनल होता है ये होता है मैक्सिमम लेंथ, maximum length that can be placed inside rectangle, मतलब क्या है कि अगर आपसे बहुत बार देखो डायरेक्ट आपसे डायगोनल नहीं पूछेगा, आपको क्या बोल देगा कि आप बताओ मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड रेक्टेंगल। जैसे आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे सकता है कि मान लो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उस रेक्टेंगुलर गार्डन में आपको क्या करना है, एक मैक्सिमम लेंथ का एक मान लो रास्ता बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, तो मैक्सिमम लेंथ का अगर मुझे रास्ता चाहिए तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, डायगोनली बनाना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है वो, डायगोनल का वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अगर डायगोनल बोला या फिर मैक्सिमम लेंथ बोला तो आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो ये तो सभी जानते हैं। अभी क्या होता है, एक और फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और वो क्या है, जैसे पेरीमीटर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ तो होता ही है, इसका एक फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ एक्सपेंस। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेंस पर यूनिट। ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेंस पर स्क्वायर यूनिट। अभी देखो दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, तो हम लोग कैसे इसको याद रख पाएंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो सिंपली आपको देखो टोटल एक्सपेंस यहां पे भी है, यहां पे भी है।
यहाँ पे एक्सपेंस क्या है, पर यूनिट है, और यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस पर स्क्वायर यूनिट है। और आपको पता है कि जो एरिया होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायर यूनिट यूज करते हैं। तो आप सिंपली देखोगे, अगर क्वेश्चन में मान लो टोटल एक्सपेंस दिया और एक्सपेंस पर स्क्वायर यूनिट दिया, मतलब समझ जाओगे वहां से आपको क्या मिलने वाला है, वहां से आपको एरिया मिलने वाला है। और अगर क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंस के साथ एक्सपेंस पर यूनिट दिया तो वहां से आपको क्या मिलने वाला है, पेरीमीटर मिलने वाला है। ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था रेक्टेंगल का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस भी मुझे कराना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, इन सारे फॉर्मूलाज के ऊपर मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा, जिससे आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अभी देखो हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल का, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन भी कराने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी देखो स्क्वायर किसको बोलते हैं, देखो स्क्वायर एक्चुअली एक रेक्टेंगल ही होता है, और ये एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में इक्वल होते हैं। मतलब स्क्वायर को मैं बोल सकता हूं रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल, ठीक है। ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। मतलब इसमें क्या होता है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू मान लेते हैं ए क्या होता है उसका साइड या एज हम लोग बोल सकते हैं। तो मान लो ये क्या है, स्क्वायर का साइड है ए, तो ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या हो गया ए, और ये भी क्या हो गया ए, ठीक है। अभी मैं बात करने वाला हूं इसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड, सिंपल सा, बाउंड्री का लेंथ। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो गया, 4 इंटू क्या हो गया ए। अभी देखो यहां से आपको उल्टा भी पता होना चाहिए। बहुत बार आपको पेरीमीटर दे देगा और बोलेगा साइड निकालो, तो बहुत ही आसान है। साइड का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर। तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर रहेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 को नीचे लेके आ जाएंगे, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4। ये पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला हम लोग बात करने वाले इसका एरिया का। तो एरिया जैसे मैंने बोला, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ। तो इसका लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अभी अगर मान लो आपको एरिया देके ए पूछ रहा है, मतलब साइड पूछ रहा है, तो साइड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एरिया के हेल्प से। तो मुझे ए स्क्वायर इक्वल टू एरिया है, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एरिया। मतलब आप एरिया का स्क्वायर रूट निकाल दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर के केस में उसका साइड मिल जाएगा। और थर्ड होता है इसका डायगोनल, इसका डायगोनल। तो ये डायगोनल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये हो गया डायगोनल। आप रेक्टेंगल वाले के हेल्प से भी निकाल सकते हो, जैसे यहां से मैं दिखा दे रहा हूं। अगर मान लो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लो अगर ये 2a स्क्वायर है, तो अभी 2a स्क्वायर में क्या होगा, यहाँ से a क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और ये √2 क्या रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। इसलिए इसका जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, √2 इंटू ए। तो ये 3 फॉर्मूला है स्क्वायर का, जिसको आपको याद रखना है। प्लस इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा में जानना चाहते हो तो एक छोटा सा चीज और मैं बता देता हूं, जिसको आप लोग अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन वगैरह जल्दी सॉल्व कर पाओगे। जैसे इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई एक स्क्वायर है, उसका साइड है मान लो 5, और एक दूसरा स्क्वायर है उसका साइड क्या है 6, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि रेशियो ऑफ साइड बताओ, रेशियो ऑफ साइड, तो रेशियो ऑफ साइड जब आप निकालोगे तो क्या होगा, पहले वाले का 5, दूसरे वाले का क्या हो गया 6। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे बताओ रेशियो ऑफ पेरीमीटर, रेशियो ऑफ पेरीमीटर ये क्या होगा, ये आप मुझे बताओ। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम लोग, 4 इंटू क्या करते हैं, साइड कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 इंटू, यहाँ पे क्या हो गया, इसका साइड क्या था 5, और इस रेशियो में क्या हो गया 4 इंटू इसका साइड अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो गया 6। तो देखो ये कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको 5:6। और अगर मैं आपको बोलूं कि रेशियो ऑफ डायगोनल बताओ, रेशियो ऑफ डायगोनल, तो रेशियो ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, a√2, मतलब पहले वाले का क्या हो गया 5√2, और इसका क्या हो गया 6√2। अभी देखो √2 क्या हो गया, यहां से भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी क्या मिला आपको 5:6 मिला। और अगर मैं आपको बोलूं कि रेशियो ऑफ एरिया बताओ, रेशियो ऑफ एरिया, तो एरिया कैसे मिलता है, साइड का स्क्वायर करके। तो मुझे क्या करना होगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। तो देखो ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि अगर स्क्वायर के केस में जब मैं रेशियो का बात करूंगा, तो रेशियो वाले में आप क्या देखोगे कि जो रेशियो साइड का होगा
वही रेशियो किसका होगा, पेरीमीटर का, और वही रेशियो किसका होता है, डायगोनल का होता है। ये अगर आप लोग याद रखोगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगा, क्योंकि बहुत बार आपको क्या करेगा, डायगोनल का रेशियो दे देगा और आपको बोलेगा एरिया का बताओ। तो आप बहुत लोग करते क्या है, डायगोनल के हेल्प से पहले वो साइड निकालते हैं, फिर साइड के हेल्प से वो एरिया निकालने जाते हैं। इससे क्या होता है, टाइम ज्यादा लग जाता है। लेकिन अगर आपको ये चीज पता है कि जो डायगोनल का रेशियो है वही क्या है, साइड का रेशियो होता है, तो आपका क्या होगा, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। मतलब मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूँ कि अगर हम लोग रेशियो का बात करें तो स्क्वायर के केस में क्या होता है, अगर मैं स्क्वायर का बात करूंगा तो स्क्वायर के केस में साइड रेशियो, पेरीमीटर रेशियो, पेरीमीटर रेशियो और डायगोनल रेशियो, डायगोनल रेशियो, ये तीनों का तीनों क्या होता है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आप। तो चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं रोम्बस का। तो रोम्बस क्या होता है, देखो रोम्बस को हम लोग बोल सकते हैं कि रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसका ऑल साइड इक्वल होता है। पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक ड्रॉ करके, ठीक है, तो ये एक रोम्बस है, इसका क्या होगा, सारा साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रोम्बस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, इसका सारा साइड क्या होता है, आपस में इक्वल। तो सबसे पहला बात, अगर मैं इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करने का बात करूं, पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा। इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल d1 इंटू d2। अभी ये d1 d2 क्या है, इसका डायगोनल है, d1 और d2 ये दोनों क्या होते हैं, डायगोनल्स, डायगोनल ऑफ रोम्बस। अभी देखो रोम्बस में जो क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करता है वो किस बेसिस पे करता है, तो उसके डायगोनल की प्रॉपर्टी पे करता है। कैसे करता है, तो आप लोग एक चीज याद रखोगे कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ रोम्बस, ये क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होना चाहिए। अभी देखो इसका फायदा क्या है, मतलब जो डायगोनल होता है, जैसे मान लो ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, दोनों सबसे पहला बात एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं वो आपस में ये इक्वली डिवाइड करते हैं। जैसे ये इधर वाला पार्ट, ये पार्ट, ये इक्वल होगा, और ये वाला आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये मीनिंग होता है बाइसेक्ट करने का, ठीक है। अभी यहाँ पे बाइसेक्ट तो करता ही है, साथ में कितने डिग्री पे करता है, ये करते हैं 90 डिग्री पे। मतलब ये वाला जो एंगल बनता है ये कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। अभी देखो इसी प्रॉपर्टी पे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे अभी अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये जो रोम्बस का जो साइड है वो क्या बन जाएगा, उसका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो नॉर्मली रोम्बस से क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको रोम्बस का क्या करेगा, एक साइड बता देगा और कोई एक डायगोनल बता देगा, और उसके हेल्प से आपको बोलेगा उसका एरिया कैलकुलेट करो या फिर उसका अदर डायगोनल कैलकुलेट करो। एक एग्जांपल से मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस करके क्वेश्चन आएगा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लो। जैसे मान लो मैंने ऐसा बोल दिया कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40, ये दे दिया 40 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने बोला इफ वन ऑफ डायगोनल, ये मैंने दे दिया 16 सेंटीमीटर। मैं आपको बोल रहा हूं फाइंड, पहला क्वेश्चन अदर डायगोनल, अदर डायगोनल, और सेकंड एरिया। ये दो चीज आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको अच्छे से समझो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने रोम्बस बना लिया, ठीक है, ये रोम्बस बना लिया। रोम्बस का मुझे क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर आपको पता है कि रोम्बस का पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 4a के बराबर होता है।
क्योंकि इसका चारों साइड आपस में इक्वल होता है। ये दे दिया है 40, तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से मुझे 10 मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये जो रोम्बस मैंने बनाया है इसका जो सारा साइड होगा वो क्या होगा, वो 10 होगा। जैसे ये 10 हो गया, 10 हो गया, 10, और ये भी क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अभी आपको एक साइड मिल गया। अभी आपको बोला है इसका एक डायगोनल का वैल्यू कितना है, 16 है। तो चलो डायगोनल बना लेते हैं। जैसे मान लो ये एक डायगोनल बना लिया मैंने, और ये एक डायगोनल बना लिया, और आपको पता है कि एक डायगोनल जो है उसका वैल्यू आपको बता दिया है कि उसका वैल्यू कितना है, 16 है। तो जैसे मान लिया मैंने, चलो ये वाले डायगोनल का वैल्यू मैं मान लेता हूँ 16 है, तो डायगोनल आपको पता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो ये वाला पार्ट अगर उसका 8 होगा तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, उसका 8 हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल जो मुझे दिख रहा है इसका मुझे देखो 90 का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वो हाइपोटेनियस होता है। मतलब उसका मुझे क्या है, हाइपोटेनियस पता चल गया 10 है, एक साइड मुझे पता चल गया क्या है, 8 है। आपको ये वाला साइड मान लो पता करना है, तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या होगा, तो या तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। पाइथागोरस में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस क्या होगा, बेस स्क्वायर, वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आप ट्रिपलेट यूज कर सकते हो। ट्रिपलेट कैसे यूज करेंगे, तो देखो आपको मुझे एक ट्रिपलेट पता है 3, 4 और क्या होता है 5। अभी अगर मैं इसका डबल कर दूं तो क्या आता है 6, 8 और क्या होता है, सबका मैंने डबल कर दिया, 6, इसका डबल 6, इसका डबल 8, इसका डबल 10। अभी ये ट्रायंगल में मुझे क्या दिख रहा है, एक साइड 10 मुझे दिख गया, एक साइड क्या दिख गया, 8 दिख गया। मतलब ऑब्वियस सा बात है ये वाला साइड क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो थोड़ा और जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप देखो अभी आपको क्या मिल गया, इस डायगोनल का ये आधा मिल गया 6, तो अगर ये 6 है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, 6 होगा। तो अभी मुझे इसका दोनों डायगोनल मिल चुका है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था अदर डायगोनल, तो अदर डायगोनल जो यहाँ पे पूछा है, तो अदर डायगोनल का वैल्यू क्या हो गया, ये 6 + 6 क्या हो जाएगा 12, और दूसरा इसका एरिया, तो मुझे पता है इसका एरिया किसके बराबर होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, d1 इंटू d2। तो देखो इसका भी दोनों डायगोनल पता है, हाफ, पहला डायगोनल क्या है मान लो 16 और एक डायगोनल क्या है 12, तो ये कट जाएगा 8 टाइम्स, तो 12 8 जा क्या हो गया 96। तो ये क्या मिल गया, इससे आपको एरिया मिल गया किसका, डायगोनल। तो अगर रोम्बस से अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप देखोगे इसी टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली आपसे पूछा जाता है। या फिर अगर मैं इसका फॉर्मूलाज का बात करूं तो यही फॉर्मूलाज इसका क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। चलिए और एक फिगर देखते हैं, ट्रेपेजियम। इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ट्रेपेजियम क्या होता है। देखो ट्रेपेजियम इस टाइप का फिगर कुछ होता है जिसका एक साइड क्या होता है पैरेलल और एक साइड क्या होता है नॉन पैरेलल। ठीक है, तो इसका ये दोनों मान लिया मैंने पैरेलल साइड है, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और देखो इसमें ये दोनों साइड अगर पैरेलल है तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, वो सेम होता है। जैसे अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलूं तो ये हर जगह पे सेम होगा। तो यहाँ से अगर मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, तो ये दोनों आपस में सेम होगा और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो इसका जो हाइट होता है, इसको डायरेक्ट अगर आपको एग्जाम में नहीं बोलेगा तो आपको इस तरीके से बता देगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलता है या फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड बोलता है तो वो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपको क्या बता रहा है, वो हाइट बता रहा है। तो ये हो गया। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर का जनरल फॉर्मूला होगा क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। मतलब सिंपली आप इसके सारे साइड को निकालो, सम ऑफ ऑल साइड। और इसका एरिया का फॉर्मूला, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या हो गया, हाइट। ये हो गया इसका 3 फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट होता है ट्रेपेजियम। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट फिगर क्या समझने वाले हैं, सर्कल के बारे में। तो देखो सर्कल सभी को पता है, सर्कल क्या होता है, कैसा फिगर है। इसमें क्या होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है। सेंटर किसको बोलते हैं, यहां से क्या होता है, ये सारे सरकमफेरेंस से क्या होता है, ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अब इस सेंटर से सरकमफेरेंस कहीं पे भी अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और अगर मान लो इस सेंटर से ही इधर वाले साइड को भी अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये भी क्या हो गया, रेडियस। और ये जो पूरा लाइन आप देख रहे हो, मतलब ऐसा लाइन जो कि दोनों सरकमफेरेंस को टच कर रहा है और सेंटर से पास कर रहा है, मतलब ये पूरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको मिलता है वो ये मिलता है कि जो सर्कल का डायमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 2 इंटू क्या, रेडियस के बराबर होता है।
ये सबसे पहला फॉर्मूला है। या फिर मैं यहीं से बोल सकता हूं कि जो रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है, डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस, पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस। तो पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस जो होता है सर्कल का, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई r, ठीक है। और इसका एरिया, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे ये जो पाई होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 या फिर 3.14। तो अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है पाई का वैल्यू तो आप 22/7 ले लेना, कैलकुलेशन आसान होता है उससे। और अगर गिवन है तो हमको 3.14 लेना पड़ेगा। तो ये आपको, ये हो गया सर्कल का बेसिक फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको इसके अलावा दो चीज और सर्कल में आपको याद रखना है, और वो क्या याद रखना है मैं अच्छे से बता रहा हूं, इसको अच्छे से आप लोग नोट करके रखना। सर्कल से रिलेटेड दो वैल्यू हमको याद होना चाहिए, और वो दो वैल्यू क्या है, रेडियस, पेरीमीटर और एरिया। आपको याद रखना है कि अगर रेडियस 7 होगा तो उसका पेरीमीटर और सर्कल का एरिया क्या होगा, या फिर अगर रेडियस 14 होगा तो पेरीमीटर क्या होगा, एरिया क्या होगा। आप वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है। आई थिंक आपने सॉल्व किया होगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर आप ये देखो, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, एरिया क्या होता था पाई r स्क्वायर। मैं एक सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लो अगर मुझे रेडियस पता है, पेरीमीटर निकालना है, क्या हो गया 2 पाई के जगह पे क्या लिखेंगे 22/7, और अगर रेडियस 7 है तो 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 2 ये क्या आ जाएगा 44। और अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं तो एरिया क्या होता है पाई, मतलब 22/7 r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो ये कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आएगा 154 आएगा। उसी तरीके से अगर आप 14 रेडियस लेके बनाते हो तो ये आएगा 88 और ये आ जाएगा 616। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं। ये आपको याद रखना है कि जब रेडियस 7 होगा तो पेरीमीटर 44, एरिया 154। जब रेडियस 14 होगा तो पेरीमीटर 88 और एरिया क्या होता है 616। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आते हैं, आपको बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज पेरीमीटर इज 88। तो अगर पेरीमीटर 88 है तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख लोगे, क्या होगा 616। और नहीं याद है तो पहले उस पेरीमीटर के हेल्प से रेडियस निकालना पड़ेगा, और फिर रेडियस के हेल्प से क्या करोगे आप, उसका एरिया कैलकुलेट करोगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और एक छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो, और वो क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे रिलेशन समझो, जैसे देखो रेडियस और ये पेरीमीटर, इसमें क्या रिलेशन होता है। जैसे पेरीमीटर का मैंने बोला फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r होता है। अभी देखो इसमें ये 2 पाई क्या है, ये तो फिक्स नंबर है ना, मतलब क्या है कि पेरीमीटर किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। मतलब ये है कि रेडियस को आप जितने टाइम्स करोगे आप देखोगे पेरीमीटर भी उतने टाइम्स ही हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 से 14 वाले केस में मैंने रेडियस को क्या किया, डबल किया। तो अगर मैंने रेडियस को डबल किया तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया डबल, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो अगर आपको एक डेटा याद है कि रेडियस 7 से पेरीमीटर क्या होता है 44, अगर आपको पूछ दिया कि रेडियस 21 है, पेरीमीटर बताओ, तो आप देखोगे रेडियस 21 मतलब 7 का 3 टाइम्स है, तो पेरीमीटर को भी क्या करोगे 44 का 3 टाइम्स कर दोगे, जो कि आराम से आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो 44 का 3 टाइम्स करेंगे कितना आएगा 132 आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये आपने पेरीमीटर और रेडियस का रिलेशन थोड़ा समझ लिया। अभी पेरीमीटर या फिर रेडियस और एरिया, इसका भी रिलेशन थोड़ा समझो। जैसे मान लो मैंने बोला एरिया जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर। पाई फिक्स है, इसका मतलब एरिया किस पे डिपेंड करता है, r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मतलब ये है कि आप रेडियस को जितने टाइम्स करोगे एरिया क्या होगा उसके स्क्वायर से चेंज होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने इस केस में रेडियस को मैंने क्या किया 2 टाइम्स किया, तो आप सिंपली देखोगे इसका जो एरिया हुआ वो 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब कितने टाइम्स हो गया होगा, ये 4 टाइम्स हो गया होगा। मतलब इसमें देखो अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 616 मिल जाएगा। तो ये रिलेशन याद रखने से क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा हम लोग सेमी सर्कल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखो सेमी सर्कल में एरिया तो बहुत लोग आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन उसका पेरीमीटर निकालने में प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग गलती कर देते हैं। जैसे देखो सेमी सर्कल किसको बोलते हैं, सर्कल का हाफ, ये हो गया सर्कल का हाफ। तो इसका अगर हम लोग एरिया का बात करें तो एरिया क्या है, बहुत ही आसान है,
एरिया क्या होगा, सिंपली सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा है, तो आप क्या करोगे, बोलोगे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया सेमी सर्कल का एरिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट होता है इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर। अभी देखो इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखो पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर था वो क्या था 2 पाई आर। अभी पेरीमीटर का मतलब मैंने क्या बताया था कि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, तो पूरा सर्कल 2 पाई आर था, तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक ये वाला पोर्शन, अगर मैं इसका बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर। लेकिन देखो अभी भी आपने इसका पूरा बाउंड्री कंप्लीट नहीं किया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पाई आर तो है, साथ में क्या है, मुझे ये वाला भी लेना पड़ेगा, और ये क्या होता है, इसका डायमीटर होता है, जिसको या तो आप डायमीटर डी लिख दो या फिर आप 2r लिख दो। तो ये हो गया पेरीमीटर किसका, सेमी सर्कल का, जो कि बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा 2D फिगर में सर्कल पढ़े, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सेक्टर के बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि सेक्टर क्या है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। देखो सेक्टर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सर्कल का अगर आप ये थोड़ा सा एरिया अगर कट कर लो सेंटर से, ठीक है, सेंटर से क्या करोगे, थोड़ा सा एरिया कट कर लोगे। जैसे बर्थडे केक वगैरह में क्या होता है, जो बर्थडे केक हम लोग कट करते हैं वो एक्चुअली हम लोग क्या लेते हैं, वो हम लोग सेक्टर ही लेते हैं। तो अगर ये आप इस सेंटर से अगर कोई सर्कल का एरिया कट कर दोगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अभी इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसका मैं कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे आपको एक चीज पता है कि जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो आप जानते हो वो 360 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये जो 360 डिग्री है इसका एरिया कितना होता है, तो पूरे सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 360 का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो 1 का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया 360 डिग्री। तो मान लेते हैं ये जो मैंने सेक्टर लिया है ये वाला, इसका ये एंगल है थीटा। तो अगर मैं थीटा डिग्री का बात करूंगा तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू क्या हो गया थीटा। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, मैं अलग से लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। मतलब क्या है कि अगर आपको सेक्टर का एरिया चाहिए तो उसके लिए दो चीज आपको पता होना चाहिए, और वो क्या क्या होना चाहिए, एक थीटा मतलब आपको एंगल पता होना चाहिए, और दूसरा पता होना चाहिए रेडियस। अगर ये दो पता है तो आप सेक्टर का एरिया आराम से निकाल सकते हो। जैसे अभी हमने सेमी सर्कल पढ़ा, सेमी सर्कल में क्या है, सर्कल का एक पोर्शन है, तो उसको उसका जो एरिया का फॉर्मूला है अभी हम लोग सेक्टर वाले से भी बता सकते हैं। जैसे देखो ये जो हो गया एंगल कितना हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब कितने डिग्री का हो गया 180 डिग्री का। तो सेक्टर के हेल्प से अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कट गया, ये क्या आ गया 1/2, और 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही तो क्या मिला था मुझे, एरिया किसका मिल गया था, सेमी सर्कल का। उसी तरीके से मान लो अगर सर्कल को मैं 1/4 कट कर देता हूँ, तो अगर मैं सर्कल का 1/4 कर दूंगा, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, इसका मैंने 1/4 कर दिया ये, तो अभी देखो ये अगर मुझे इतने पार्ट का ही एरिया अगर चाहिए तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो आप क्या करोगे 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो वो क्या हो गया, इस इतने पोर्शन का क्या हो गया एरिया हो गया। इसलिए ये सेक्टर बहुत ही जरूरी है। अभी देखो 2D फिगर के फॉर्मूला के ऑलमोस्ट हम लोग एंड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज सीखना जरूरी होता है कि जब शेप चेंज होता है, जैसे आप देखोगे कि अगर आपके पास एक स्क्वायर दिया है उसको आप क्या करोगे खोल के सर्कल बना दिए, स्क्वायर को इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल को सर्कल बना दिए। तो इस केसेस में जो हम लोग ये शेप का जो कन्वर्जन करते हैं उसमें क्या सेम रहता है ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग याद रखना कि 2D फिगर में जब भी शेप चेंज होगा तो वहां पे पेरीमीटर सेम होता है। कैसे पेरीमीटर सेम होगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे मान लो एक स्क्वायर है तो उसका बाउंड्री को खोल के हम लोग क्या करते हैं सर्कल बना देते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे याद रखना है कि जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर वो सेम रहेगा, पेरीमीटर सेम। जैसे एक एग्जांपल से बता देते हैं, जैसे मान लो अगर एक स्क्वायर लिया मैंने, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर को मैंने क्या किया कन्वर्ट करके बना दिया सर्कल। तो अभी इस कन्वर्जन में क्या होगा आपको याद रखना होगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये बराबर होगा। या फिर जैसे मान लो अगर ये एक स्क्वायर है, या इस बार मान लेते हैं अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड ए दे देते हैं, मतलब समझ जाओगे आप इक्विलेटरल है। इसको मैंने क्या किया कन्वर्ट करके एक सर्कल बना दिया। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, तो आपको पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ
पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये किसके बराबर होगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और देखो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब हम लोग शेप चेंज करेंगे तो क्या सेम होगा? पेरीमीटर सेम होगा। अभी देखो एक चीज और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जो कि जैसे जब स्क्वायर के अंदर में सर्कल आ जाता है तो उस केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है? सर्कल इनसाइड स्क्वायर। तो इसको मैं देखो 3 तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझो। जैसे मान लो यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेते हैं, आपको ऐसा बोल देगा कि स्क्वायर के अंदर में हम लोग क्या करेंगे? एक सर्कल को प्रेस कर देंगे। जैसे इस स्क्वायर के अंदर में मैंने क्या किया? ये सर्कल प्रेस कर दिया। इस केस में क्या रिलेशन, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर देखो इसी चीज को एग्जामिनर दूसरे तरीके से ऐसे बोलेगा कि एक स्क्वायर है, ये सेकंड केस हो सकता है कि ये मान लिया मैंने एक स्क्वायर है और इसके अंदर में मुझे क्या करेगा वो लोग? एक डायरेक्ट एक सर्कल प्लेस नहीं करके 2 हाफ सर्कल प्लेस कर देगा। और वो हाफ सर्कल हम लोग कैसे प्लेस कर पाएंगे? देखो हाफ सर्कल मतलब इसको डायमीटर बना देंगे और यहाँ पे ऐसा एक हाफ सर्कल डाल दिया मैंने, और इसको डायमीटर मान के क्या करेंगे? एक और ये हाफ सर्कल डाल देंगे। तो ये दोनों कहीं ना कहीं दोनों फिगर एक ही है, बस ये अलग अलग तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का। डायरेक्ट एक सर्कल प्लेस कर देना या फिर 2 हाफ सर्कल प्लेस कर देना। और देखो इसका एक और सिचुएशन एराइज हो सकता है, जैसे मान लो एक सर्कल है, सॉरी एक स्क्वायर लिया मैंने, और इस स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्कल का 1/4 करेंगे और उसको हम लोग प्लेस कर देंगे। मतलब कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मान लो ऐसा हो सकता है, ये सर्कल का एक 1/4 ले लिए, ये सर्कल का एक 1/4 पोर्शन ले लिए, ये सर्कल का 1/4 ले लिए और ये सर्कल का 1/4 ले लिए। मतलब देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? एक सर्कल का 1/4 है। तो ऐसा मैंने क्या किया? 1/4 4 प्लेस कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया? इनडायरेक्टली मैं आपको एक ही सर्कल प्लेस कर रहा हूं। तो ये तीनों केसेस में आपको क्या क्या याद रखना है ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला तो आप लोग एक चीज याद रखोगे कि इस सर्कल और स्क्वायर में क्या रिलेशन होगा। तो आप लोग याद रखना है कि सर्कल का जो डायमीटर होगा, मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, ये डायमीटर ऑफ सर्कल बराबर होगा किसके? ये इक्वल होगा साइड ऑफ स्क्वायर के, साइड ऑफ स्क्वायर। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैंने मान लिया कि सर्कल का रेडियस r है तो डायमीटर क्या हो गया? 2r। तो इसका मतलब इसका साइड जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, स्क्वायर का साइड। तो ये सबसे पहला इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपको पूछता है कि ये जो रिमेनिंग एरिया है, मतलब ये जो एरिया बच गया, इसका वैल्यू कितना होगा। तो मैं इसका डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर कैसे आता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो ये एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो आता है इसका वैल्यू होता है 6/7 r²। तो ये दो चीज आपको डायरेक्ट याद रखना है। अभी ये कैसे आया 6/7 r², इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो देखो जैसे मान लो ये रिमेनिंग एरिया अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? ये स्क्वायर के एरिया में से माइनस करना होगा। क्या मुझे सर्कल का एरिया क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो मैं यहाँ पे उसका प्रूफ बताता हूँ। जैसे मान लो ये रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया कैसे मिलेगा? मुझे क्या करना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें से माइनस करना होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो अभी देखो स्क्वायर का एरिया कितना होगा? ये स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है? 2r है। तो अगर उसका साइड 2r है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? वो मिल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? 2r का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। कैसे निकालते हैं? पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 इंटू r²। ठीक है, ये हो गया r²। ठीक है, तो अभी देखो इसका वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 4r² माइनस 22/7 r²। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा? देखो 7 4 जा क्या हो गया? 28r² माइनस 22, यहाँ पे क्या है? ये r² है, 22r²। तो ये क्या हो जाएगा? 28 माइनस 22 कितना आ जाएगा? 6/7 r²। तो वहीं से ये फॉर्मूला आता है। लेकिन इसको आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कि जो रिमेनिंग एरिया होता है इस केस में वो कितना होता है? 6/7 r²। क्योंकि ये तीनों डायग्राम पे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको समझ में आना चाहिए।
तो देखो आई थिंक ये जो मैंने 2D फिगर वाला सारा फॉर्मूलाज जो आपको डिस्कस किया, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एक दिन के पहले क्या करना है, ये फॉर्मूला को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना है। इसलिए आप इस पूरे फॉर्मूला का एक नोट कॉपी बना लो और उसमें अच्छे से इसको लिख लो। और अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो ये वीडियो को आप लोग सेव करके रख लो। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उसके एक दिन पहले बस ये वीडियो अच्छे से आप लोग देख लोगे तो आपका फॉर्मूलाज अच्छे से सारा याद हो जाएगा और एग्जाम में आप डायरेक्ट क्वेश्चन उससे आप लोग सॉल्व कर पाओगे। फिर भी देखो अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताओ। जैसे अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट इसके बाद मैं 3D फिगर वाला फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूं, तो उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको चाहिए, जैसे अगर मैं उसके साथ हर फॉर्मूला के साथ एक क्वेश्चन कराऊं, अगर आप ये चाहते हो तो उसको आप कमेंट करके बताओ। मैं क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा जो कि आपके लिए और भी हेल्पफुल होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।